समीर और उसके दोस्तों को हर यंगस्टर की तरह ट्रैवल करने का बहुत शौक था और उस साल समीर ने अपने दोस्तों के साथ नैनीताल जाने का प्लान बनाया था। उसके दोस्त रवि और नवीन दोनों ने अपनी बाइक निकाली और वो तीनों चल पड़े नैनीताल की रोड ट्रिप पर। और वो रोड ट्रिप उन्हें कितना बदलने वाली थी ये किसी को भी नहीं पता था। प्लान बनाने वाले समीर को ना ही शैतान में और ना ही भगवान में जरा सा भी भरोसा था, पर इस ट्रिप पर उसके सारे बिलीव्स बदलने वाले थे। समीर और उसके दोस्त ट्रिप के दूसरे दिन ही कहीं बाहर घूमकर अपने होटल वापस जा रहे थे, पर रास्ते में उन्होंने खुद को नैनीताल से करीब 3 किलोमीटर दूर बोवाली रोड पर पाया। वहां पहुंचते पहुंचते शाम हो चली थी और सूरज ढलने में अभी भी करीब 1 घंटा बाकी था। अपने खुराफाती दिमाग के चलते उन्होंने वो जगह एक्सप्लोर करने की सोची और इसी के चलते उन्होंने अपनी बाइक एक बहुत पुराने लोहे के गेट के सामने रोक दी। उस गेट की हालत बहुत खराब थी और वहां दूर दूर तक कोई आदमी नहीं था। बोवाली रोड पर ब्रिटिश एरा में बना कब्रिस्तान अपने इतिहास की वजह से बहुत मशहूर था। कहा जाता था कि यहां एक लैंडस्लाइड का हादसा हुआ था जिसमें करीब 150 लोगों की मौत हो गई थी। तब से यह जगह नैनीताल की सबसे हॉन्टेड जगह मानी जाती है। पर समीर और उसके दोस्त इन कहानियों को सुनने के बाद भी उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए अपनी बाइक से उतर गए और कब्रिस्तान के अंदर बिना कुछ सोचे चलने लगे। उन तीनों में से बस रवि ने इस कब्रिस्तान के बारे में कुछ पढ़ा हुआ था। जैसे ही उसने बाकी दोनों को उस कब्रिस्तान के किस्सों के बारे में बताया, वैसे ही उसके दोनों दोस्त उस कब्रिस्तान को देखने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। अगले ही पल सब अपना दिमाग वहां के मिस्ट्रीज को सुलझाने में दौड़ाने लगे। वो बहुत जोर जोर से बोलने लगे और बेपरवाह होकर वहां रखी चीजों को हाथ लगाने लगे। वो मरे हुए लोगों का मजाक उड़ाने लगे। समीर और उसके दोस्त कब्रिस्तान के अंदर अपनी सेल्फीज लेने लगे और मस्ती मस्ती में वो लोग उस जगह का मजाक उड़ाने लगे। अनजाने में ये सब करते हुए उन्हें हल्का सा भी अंदाजा नहीं था कि इसका अंजाम कितना बुरा हो सकता था। Years ago, I had a premonition. I saw what death was about to do. I saved a lot of lives that night. Grandma started a chain reaction. Death is coming for us because we were never supposed to exist. This book will show you everything you need to know to keep our family safe. I've been following Death for years. He's back to finish what he started. एक आधा घंटा उस कब्रिस्तान में बिताकर तीनों ने वापस अपने होटल जाने का डिसाइड किया। वो अपनी बाइक स्टार्ट करके वापस रोड पर निकल पड़े कि तभी उन्हें पहली बार कुछ अजीब लगा। बस 1 किलोमीटर के ड्राइव के बाद ही समीर और उसके दोस्तों को एक बहुत ही अजीब सी थकान होने लगी और उन्हें अपने पूरे शरीर में बहुत तेज दर्द महसूस होने लगा। वो दर्द धीरे धीरे और बढ़ने लगा, मानो उनके शरीर से कोई उनकी जान निकाल रहा हो। वो तीनों दर्द सहते सहते किसी तरह रोड पर अपनी आंखें टिकाए बस होटल की तरफ अपनी बाइक चला रहे थे। पर होटल रूम पहुंचते ही सबका सर जोर से घूमने लगा। माथा ऐसा गर्म हो गया था कि जैसे किसी ने कोई जली हुई मोमबत्ती उनके सर पर रख दी हो। वो तीनों बुखार से कांपने लगे और तब उन्हें पहली बार अपने साथ किसी के होने का एहसास होने लगा, जैसे वो अकेले नहीं हैं और उनके साथ उस कब्रिस्तान से कोई और भी आया हो। तभी रवि को रूम के शीशे में दिखा कि कुछ काले साए समीर और नवीन के अंदर से उनकी जान खींच रहे हैं और वो लोग धीरे धीरे बेहोश हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले रवि कुछ कर पाता, उसे चक्कर आने लगे और वो भी बेहोश हो गया। कुछ देर बाद समीर की आंख खुली तो वो और उसके दोनों दोस्त उसी कब्रिस्तान में थे। वो तीनों वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन बहुत देर तक भटकने के बाद भी तीनों को बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा था। वो उसी कब्रिस्तान में कैद हो चुके थे। रात के अंधेरे में गलती से समीर ने अपना पैर एक कब्र पर रख दिया
उसने नीचे देखा तो वहां नवीन का नाम लिखा था। उसी के बगल में एक और कब्र थी, उस पर रवि का नाम था। जब उसने ध्यान से देखा तो तीसरी कब्र पर समीर, उसका खुद का नाम लिखा था। ये देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। तभी समीर के पैरों पर कुछ लुढ़कता हुआ आकर लगा। जब समीर ने देखा तो वो रवि का कटा हुआ सर था। समीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने चिल्लाते हुए जैसे ही अपने दोस्त नवीन की ओर मुड़कर देखा तो नवीन की आंखें काली पड़ चुकी थीं और वो समीर को गर्दन टेढ़ी करके घूरने लगा। इससे पहले समीर कुछ कर पाता, नवीन ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। समीर दर्द से छटपटाने लगा कि तभी रवि ने उसे बेहोशी की हालत से उठाया। वो तीनों अभी भी उसी होटल रूम में थे और जो समीर ने देखा वो एक सपना था। जब समीर ने अपना सपना नवीन और रवि को बताया तो उन दोनों ने जो कहा उसे सुनकर तीनों का दिल दहल उठा। रवि और नवीन ने समीर को बताया कि उन्होंने भी हूबहू वैसा ही सपना देखा है जैसा समीर ने देखा है। खौफ से कांपते हुए वो तीनों रिसेप्शन की तरफ भागे। रिसेप्शन पर खड़ा वेटर अजय वहीं का रहने वाला एक पहाड़ी आदमी था। वो वहां के भूत प्रेत के किस्सों से काफी वाकिफ था। समीर से बात करने पर उसे इस बात का यकीन हो गया था कि उन लड़कों ने अनजाने में उस भूतिया कब्रिस्तान की आत्माओं को नाराज कर दिया है और अब हर जगह वो आत्माएं उन तीनों का पीछा करती रहेंगी। अजय नैनीताल की पहाड़ी प्रथा बचपन से सीखता हुआ बड़ा हुआ था। वो उन्हें वापस उनके रूम के अंदर ले गया। उसने तीनों लड़कों को एक सर्कल में बिठाया और उसके पीछे पीछे मंत्र रिपीट करने को बोला। उसने उनसे कहा कि चाहे उन्हें कुछ भी दिखे, उन्हें मंत्र पढ़ते रहना है। अजय ने अपनी आंखें बंद की और आत्माओं से माफी मांगने लगा, जिसको तीनों दोहराने लगे। और तभी उन तीनों को दिखा कि कई काले साए हवा में उनके आसपास मंडरा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। यह दृश्य देखकर तीनों का दिल दहल गया, लेकिन फिर भी वो मंत्र पढ़ते रहे और फिर कुछ ही देर में वो साए वहां से गायब हो गए। अजय ने उन्हें कहा कि अब उस कब्रिस्तान की आत्माओं ने उन्हें माफ कर दिया है और उनका पीछा छोड़ दिया है। उस पूजा के तुरंत बाद ही उन तीनों का शरीर तपना बंद हो गया और अगले दिन सोकर उठने के बाद मानो समीर और उसके दोस्तों को ऐसा लग रहा था जैसे पिछली रात उनको कुछ हुआ ही नहीं था। उनका दर्द, बुखार और चक्कर कभी था ही नहीं। कुछ बचा था तो बस वो भयानक एक्सपीरियंस। उस रात को तो वो कभी नहीं भूल सकते, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो फिर कभी ऐसे लापरवाह नहीं होंगे और फिर कभी किसी कब्रिस्तान में भूल के भी कदम नहीं रखेंगे। दोस्तों,